डायनामिक्स के इंट्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर। अभी पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर आप देख चुके हो। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर जिसमें हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। अब शायद दो वीडियोस देखने के बाद किसी के मन में शंका होगी, किसी सर ने नाम लिखे रोटेशनल डायनामिक्स, हमारे लेसन का नाम भी रोटेशनल डायनामिक्स है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई चीज दिख ही नहीं रही है। बात मैं भी एक पहले बता चुका हूँ कि रोटेशनल डायनामिक्स जो हमारा लेसन है वो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो सर्कुलर मोशन है वो आधा हिस्सा 11th क्लास में बता चुका है और आधा हिस्सा 12th क्लास में। तो जब तक कि 11th क्लास का सर्कुलर मोशन का हम थोड़ा सा टॉपिक ना पढ़ ले तब तक के 12th का हमको समझ में आने वाला नहीं है। जब अगर 12th का टॉपिक पढ़ेंगे तो बस मैं ये बोलूंगा कि हमने 11th क्लास में पढ़े थे कि वो क्या था, उसके पीछे जो छोटी छोटी कंसेप्ट होंगी वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब मैं अभी बता रहा हूँ। तो जैसे अगर हम 12th क्लास का जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं जो भी चीजें 11th क्लास की कंसेप्ट की आएंगे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, हर एक एक चीज बताने वाला नहीं हूँ। इसीलिए जब अगर हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो सब चीजें देखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रोटेशनल डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर हम आज स्टार्ट करेंगे जिसमें, ठीक है, तो आज हमको जो हम पिछले क्लास में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वही थोड़ा सा देखना है जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आज क्या देखना है हमको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। अगर किसी को ये पता होगा तो बहुत अच्छी बात, और जिसको नहीं पता होगा अभी जानू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करता हूं मैं। अभी हम लीनियर मोशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर लीनियर मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है और वो कुछ तो भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हमको लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, और लीनियर वेलोसिटी का चेंज होगा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में तो लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगी। मतलब इतना तो कंफर्म है कि जहां पे हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा वहां पे लीनियर मोशन होने वाला नहीं है। तो अब अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर, जिसको मैंने नाम दे दिया O, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको डिनोट किया मैंने R से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जानने से पहले एक छोटी सी टर्म बताता हूं, शायद आपको याद होगी, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। 11th क्लास में सेकंड नंबर का लेसन है मैथमेटिकल मेथड, और मैथमेटिकल मेथड में उसमें बहुत अच्छा टॉपिक थे स्केलर एंड वेक्टर। और स्केलर एंड वेक्टर में स्केलर टर्म कुछ थी और वेक्टर टर्म के कुछ तो भी टाइप्स थे। तो उन टाइप में से ये एक टाइप है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर यानी क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की हर टाइम में क्या बताता है हमको? पोजीशन। एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन कर रहा है और हर टाइम टू टाइम, हर एक टाइम इंटरवल में अगर वो एक वेक्टर जो हमको पार्टिकल की अगर पोजीशन दिखाता है तो उस प्रकार के वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और उसको सिंपल तरीके से हम डिफाइन करते हैं, द वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, the vector which gives the position of a particle is called as position vector। और अगर हम सर्कुलर मोशन में ऐसा बताते हैं तो उसको और अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, the vector which gives the position of a particle performing circular motion। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस पार्टिकल की, इस ऑब्जेक्ट की अगर हमको कोई वेक्टर अगर पोजीशन दिखाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम पोजीशन वेक्टर को द वेक्टर which gives the vector which gives the position, the vector which gives the position of particle, position of particle at any instant of time, at any instant of
टाइम is called as position वेक्टर। उसी को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है इस सर्कमफरेंस के अलावा, और अगर कोई एक वेक्टर उस पार्टिकल की अगर हमको पोजीशन बताता है तो उसी वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और इसी पोजीशन वेक्टर का एक और नाम कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं एंड also called as and it is also called as radius vector तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर या फिर उसको रेडियस वेक्टर। अब शायद दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर इस पोजीशन वेक्टर को रेडियस वेक्टर क्यों नाम दिए? तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो। अभी यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, उसकी शुरुआत की पोजीशन थी, उसने अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, वो मोशन करते करते यहाँ पे गया और उसकी पोजीशन को नाम दे दिया मैंने बी, जो उसकी फाइनल पोजीशन है, और ये हमारी रेडियस। अब अगर ये वेक्टर पहले पार्टिकल यहाँ पे था तो इसने हमको यहाँ पे डायरेक्शन बताया, उसकी पोजीशन बताया, फिर वेक्टर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो उसने यहाँ पे बताया, अगर पार्टिकल यहाँ पे होता तो हमको उसकी डायरेक्शन मतलब उसकी पोजीशन इधर बताता, अगर पार्टिकल यहाँ पे होता तो उसकी पोजीशन हमको इस तरीके से बताता। तो हर पॉइंट टू पॉइंट हर एक टाइम में ये वेक्टर हमको क्या बता रहा है? पार्टिकल की पोजीशन दिखा रहा है, इसका मतलब हम उसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। सर ये तो समझ गया कि ये जो वेक्टर है वो हर एक टाइम इंटरवल में पार्टिकल की पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए हम उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। लेकिन इसको रेडियस वेक्टर क्यों बोलेंगे? तो उसको रेडियस वेक्टर इसीलिए बोलेंगे, आपने 11th क्लास में पढ़े हो, वेक्टर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की। अगर वो किसी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है तो उस प्रकार के वेक्टर को हम उसी प्रकार की क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये मेरा यहाँ पे सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर O और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस, और ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट पार्टिकल के लिए, और ये होगी उसकी डायरेक्शन। तो अब इसको मैंने बोल दिया पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर इसको पोजीशन वेक्टर बोला हो और हमको पता है कि वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, तो ये इसका इतना मैग्नीट्यूड है, तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा कि इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? इस रेडियस के बराबर। इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। और रेडियस के बराबर उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होने की वजह से उसी वेक्टर को, मतलब किसको? पोजीशन वेक्टर को क्या कहा जाता है? रेडियस वेक्टर। अभी हमने पोजीशन वेक्टर में क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि अगर किसी भी प्रकार का जो वेक्टर है जो किसी मोशन ऑफ द पार्टिकल की टाइम टू टाइम हर एक टाइम इंटरवल में अगर पोजीशन दिखाता है तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। लेकिन इसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? उस सर्कल के रेडियस के बराबर। इसीलिए पोजीशन वेक्टर को ही कौन सा वेक्टर कहा जाता है? रेडियस वेक्टर। अब अगर आपको ऐसा लगता है नोट करने के लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी आज हमको बस ये पढ़ना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और उसकी डायरेक्शंस कैसी होती है, वो चीजें हमको देखना है। ठीक है, तो शायद पोजीशन वेक्टर क्या होता है और रेडियस वेक्टर क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है। ये सर्कल है, सर्कल का ये क्या है? सेंटर, और यहां से लेकर यहां तक क्या है? रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे जब पार्टिकल था तो उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, और जब वो मोशन करते करते गया वो यहाँ तक क्या आ गया? उसकी फाइनल पोजीशन। और ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको मैंने नाम दे दिया एस। ये क्या होती है?
आर्क लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ठीक है, तो जब सबसे पहले पार्टिकल यहाँ पे था, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब उसके पास कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो जब अगर वो ऐसा मोशन करते करते यहाँ तक क्या आ गया, उसकी फाइनल पोजीशन बी, जब अगर वो यहाँ पे था और जब अगर वो वहां तक के गया तो यहाँ पे कुछ तो बीच एंगल बना, जिसको मैंने नाम दे दिया थीटा। वो एंगल कहाँ पे बना, सर्कल के सेंटर पे, वो एंगल कहाँ पे बना, सर्कल के सेंटर पे। और ये जो एंगल बनता है थीटा, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने क्या देखा कि एक कोई तो भी हमारे पास सर्कल था, सर्कल का ये सेंटर है O, उसकी रेडियस है R, और ये पोजीशन वो थी जब जहां पे पार्टिकल पहले रेस्ट पोजीशन पे था, और जब उसको फोर्स मिलेगा तो वहीं से वो अपना मोशन क्या करने वाला है, शुरुआत करने वाला है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसको फोर्स मिल गया, इसको यहाँ पे फोर्स मिल गया, और वो फोर्स की वजह से अपना मोशन शुरुआत कर दिया उसने। तो यहाँ से उसने अपना मोशन शुरुआत किया था, इसलिए इनिशियल पोजीशन। तो जैसे जैसे अगर पार्टिकल यहाँ पे था तो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर भी यहीं पे रहेगा। पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुंचता इस पोजीशन पे, जिसको मैंने ए डैश नाम दे दिया, इस पोजीशन पे, तो ये जो रेडियस वेक्टर होता है वो यहाँ पे होता, क्योंकि हमको पता है उसको रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर इसीलिए कहा जाता है कि हर एक टाइम इंटरवल में जहां जहां पार्टिकल जाएगा वहां वहां वो हमको पार्टिकल की क्या दिखाते रहता है, पोजीशन दिखाते रहता है, इसलिए हम उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो जब अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो पहले यहाँ पे उसकी पोजीशन दिखाया, फिर पार्टिकल यहाँ पे गया तो वहां पे दिखाया, ऐसे करते करते वो अपने फाइनल पोजीशन तक के पहुंचा, जिस फाइनल पोजीशन को हमने नाम दे दिया बी, जिस फाइनल पोजीशन को हमने नाम क्या दे दिया, बी। तो यहाँ पे उसने हमको बताया पार्टिकल की पोजीशन। ठीक है, तो जब अगर वो यहाँ पे एक पहले पोजीशन दिखाया तो उसके बाद यहाँ पे दिखाया, ऐसे करते करते बहुत जगह पे दिखाया, आखिरी पोजीशन उसकी कौन सी बताया हमको, बी, जिसको हमने उसको फाइनल पोजीशन नाम दिया। तो जब यहाँ पे अभी जब अगर वो ए से बी तक के गया तो यहाँ पे उसने कुछ तो बीच एक एंगल बनाया जो है थीटा, और वही थीटा यानी क्या हमारे लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल तो बना सर्कल के सेंटर पे, लेकिन मैं ये एंगल बनाने वाला कौन था, तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा ये एंगल किसने बनाया, ये एंगल बनाने वाला था पोजीशन वेक्टर। ये एंगल किसने बनाया, पोजीशन वेक्टर बोलो या फिर रेडियस वेक्टर बोलो, पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर एक ही बात है। तो जब अगर रेडियस वेक्टर एक एंगल बनाता है कहां पे, इस सर्कल के सेंटर पे, अगर एक रेडियस वेक्टर एंगल बनाता है सर्कल के सेंटर पे, तो उसी एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कमफरेंस के अलोंग अगर कोई मोशन करता है, जिसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, और वो सर्कुलर मोशन करते समय जो रेडियस वेक्टर होता है, वो रेडियस वेक्टर एक एंगल बनाता है, लेकिन वो कहां पे बनाता है, इस सर्कल के सेंटर पे बनाता है। और अगर वो एंगल बना रहा है सर्कल के सेंटर पे, तो वही एंगल कहलाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम बहुत इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर, the angle made by the radius vector at the center of the circle. The angle made by the radius vector at the center of the circle is called as angular displacement. उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक हमारे पास ये जो रेडियस वेक्टर है, ये हमारे पास रेडियस वेक्टर है जो एंगल बना रहा है, कहां पे बना रहा है, वो इस सर्कल के सेंटर पे। एक रेडियस वेक्टर है जो एंगल बना रहा है कहां पे, सर्कल के सेंटर पे। तो वो जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, और बनाने वाला कौन है, रेडियस वेक्टर। इस सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है, लेकिन वो बनाने वाला कौन है, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, उसी एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसको बहुत सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसको उसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, यहाँ पे देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर। तुम रेडियस वेक्टर लिखो या फिर पोजीशन वेक्टर लिखो, एक ही बात है। द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट द
at the center of circle, at the center of circle is called as angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन क्या लिखा, द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन करते समय उसकी पोजीशन दिखाने वाला जो वेक्टर होता है जिसको हम पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर बोलते हैं, तो अगर वही रेडियस वेक्टर अगर एक एंगल बनाता है कहां पे, सर्कल के सेंटर पे, तो उसी एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम, थीटा से। तो यहाँ पे अभी उसकी डेफिनेशन तो होगी, उसके नीचे मैं उस डेफिनेशन के बाद उसके नीचे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं जो आपको नोट करना है। ये आ गया हमारा सर्कल, ये हमारा सर्कल, ये हो गया उसका सेंटर, ये सेंटर O, उसकी रेडियस R। अभी इसको R डैश बोल देता हूं, क्यों, क्योंकि रेडियस वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, नाम से ही समझ में आता है, और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बार दिखाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी इनिशियल पोजीशन और पॉइंट बी यहाँ पे था तो उसकी फाइनल पोजीशन, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा था थीटा, जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी हमने क्या देखा, द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है उसकी पोजीशन दिखाने के लिए जो वेक्टर होता है जिसको हम पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर बोलते हैं, तो वो रेडियस वेक्टर अगर सर्कल के सेंटर पे अगर एंगल बनाता है तो उसी एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसके रेडियस फॉर्मूले की अगर बात करूं तो इसको मैंने बताया एस। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसके फॉर्मूला हम लिखते हैं सिंपल तरीके से। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, जो हम लिखते हैं सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये जो रेडियस और ये आर्क लेंथ, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है जो हम लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यानी थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं आर्क लेंथ यानी क्या थी एस, और रेडियस आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो जाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। और अगर इसके इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम रेडियस यूनिट की बात करें तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट ये उसको मेजर किया जाता है रेडियन में। यहाँ पे लिखते हैं इट इज मेजर्ड इन रेडियन, इट इज मेजर्ड इन रेडियन। और ये जो रेडियन होता है ना तो वो फंडामेंटल यूनिट है और ना ही वो डिराइव्ड यूनिट है। ये जो रेडियन होता है वो एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है जो प्लेन एंगल के लिए मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसकी डेफिनेशन, डायग्राम, फॉर्मूला, यूनिट। और अगर हम साथ में डायमेंशन की बात करें, अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर डायमेंशन की बात करें तो उसकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू m0 l0 t0, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ भी नहीं होती, डायरेक्शन तो इसकी होती भी नहीं, फिर भी अगर पूछा गया तो हम लिख सकते हैं मास कितने बार है 0 टाइम्स, लेंथ कितने बार है 0 टाइम्स, और टाइम भी कितने बार है 0 टाइम्स, इसीलिए उसकी डायमेंशन हो जाती है m0 l0 t0। ठीक है, इसको शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत ही पांचट चीजें वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाती है। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है।
एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे हम लिनियर मोशन में अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रहा और डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हमको वेलोसिटी मिल जाती थी, और अगर हमारे पास वेलोसिटी है और वो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाता था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको हम डिनोट ओमेगा से करते हैं, और इस ओमेगा, ये ओमेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंज मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। और इसको हम बहुत ही इजी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से। तो जैसे जैसे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वैसे वैसे हमको क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से। तो जैसे अगर ये हमारा सर्कल है और यहाँ पे जो एंगल बनाने वाला वेक्टर था, कौन था वेक्टर, रेडियस वेक्टर, यहाँ पे ए पोजीशन, यहाँ पे बी पोजीशन। अब ये यहाँ से अगर पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया तो जर्नी वो यहीं पे रुका रहेगा, ऐसा करते 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 वो कहीं पे भी जाएगा। अगर यहाँ पे आ गया तो उसका एंगल कुछ तो भी बना, अगर पार्टिकल यहाँ पे जाता और ये वेक्टर उसकी पोजीशन दिखाता तो एंगल यहाँ पे कुछ तो भी बनता, अगर यहाँ पे जाता तो यहाँ पे एंगल कुछ तो भी बनता। तो जैसे जैसे अगर पार्टिकल मोशन करेगा तो जब अगर यहाँ से यहाँ तक के अगर एंगल बना तो उसको कुछ तो भी टाइम लगा, अगर यहाँ से यहाँ तक के एंगल बना तो वहां पे भी उसको कुछ तो भी टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक के एंगल बना तो वहां पे भी कुछ तो भी टाइम लगा, और जब अगर वो यहाँ से यहाँ तक क्या आया तो यहाँ पे भी उसको कुछ तो भी टाइम ही लगने वाला है। जैसे जैसे वो मोशन करेगा वैसे वैसे उसका टाइम बढ़ते जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस सर्कुलर मोशन में जैसे जैसे एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल चेंज हो रहा है, पहले कुछ तो बीच एंगल था, फिर उसके बाद कुछ तो बीच, अगर ये ऐसा पूरा सर्कल है, पहले उसकी इनिशियल पोजीशन, ये रेडियस वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो पहले वो ऐसा इतना उठा तो यहाँ पे कुछ तो बीच एंगल बना, फिर ऊपर उठा तो फिर कुछ एंगल बना, फिर ऊपर उठा कुछ भी एंगल बना, ऐसे धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल क्या होते जा रहा है, उसका चेंज होते जा रहा है। एंगल चेंज होते जा रहा है मतलब क्या चेंज होते जा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे अगर एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ रहा है कम हो रहा है वो बात का मैटर है, उससे हमको लेना देना अभी नहीं है, लेकिन हमको पता है कि वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। हर समय टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वैसे ही हमको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे जैसे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको वैसे वैसे हमको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने देख लिया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जिसको हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसको डिफाइन किया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। और इस एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट कैसे किया जाता है, ओमेगा। ये W नहीं है, ठीक है, W और ओमेगा में डिफरेंस है, वो W नहीं है, ये क्या है, ओमेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं it is denoted by ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है, ओमेगा से। और अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब आ जाएगा इसका फॉर्मूला। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूले में हम क्या देखेंगे, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से। ये आ गया ओमेगा, और डेफिनेशन के हिसाब से हम उसकी फॉर्मूला बना सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा उसका फॉर्मूला,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। और अगर इसके यूनिट की बात की जाए, यूनिट, अगर यूनिट ओमेगा इज इक्वल टू, अभी बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यानी थीटा का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और नीचे टाइम का यूनिट हमेशा सेम ही होता है सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो होता है सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। और अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए, इसके डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट m0 l0 t माइनस 1। अब m0 l0 t माइनस 1 कैसा, तो जैसे अगर ओमेगा की हम बात करते हैं उसके डायमेंशन की नहीं होता था, यहाँ पे मास हमको दिख नहीं रहा है और ना ही लेंथ तो दिख रही है, लेकिन जो सेकंड है वो कैसा है, नीचे, अगर वो ऊपर जाएगा तो उसका पावर कितना हो जाएगा, -1। इसका पावर अभी 1 है और वो ऊपर चले गया तो उसका पावर -1। ये मैथ्स के रूल और आपको अच्छे तरीके से पता है। तो अब अगर ये सेकंड ऊपर गया तो हो जाएगा सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगी उसकी डायमेंशन m0 l0 t माइनस 1। ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की पूरी हिस्ट्री मतलब बस उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं है, उसकी बस डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन। ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके बाद वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम देखेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन यानी क्या होता है। तो जैसे लीनियर मोशन में हमने देखा कि अगर वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलता है एक्सेलरेशन, मतलब लीनियर वेलोसिटी का अगर चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलता है लीनियर एक्सेलरेशन। बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, ठीक है। ये उसका सिंबल है जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी क्या बताया मैंने कि अगर एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसी को कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसको हम बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, the rate of change of angular velocity, the rate of change of angular velocity with respect to time, the rate of change of angular velocity with respect to time is called as angular acceleration, is called as angular acceleration। तो अभी हमने देखा एंगुलर एक्सेलरेशन यानी क्या होता है कि जैसे जैसे अगर एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अल्फा से। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। और अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए, ये होगी इसकी डेफिनेशन, और अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू उसके डेफिनेशन के ही हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो गया उसका फॉर्मूला। और उसके यूनिट की बात की जाए तो अभी जैसे मैंने इसके पहले बताया कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकंड। ये यूनिट किसका है, बस इस एंगुलर वेलोसिटी का। और नीचे में हमको क्या दिख रहा है, टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब नीचे एक और सेकंड आएगा और सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यूनिट के बाद आती है उसकी डायमेंशन, अब अगर डायमेंशन की बात करें तो बिल्कुल उसी तरीके से m0 l0 t माइनस
2। अब यहाँ पे m0 l0 2 t-2 कैसा, क्योंकि m यानी क्या है, मास, यूनिट ऑफ मास दिख रहा है कि यूनिट ऑफ मास नहीं दिख रहा है, l0 यूनिट ऑफ लेंथ हमको नहीं दिख रहा है, और t यानी यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड कितने बार दिख रहा है, 2 टाइम्स, लेकिन 2 टाइम्स दिख रहा है ये कहाँ पे, नीचे। अब अगर सेकंड का पावर 2 है और वो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, इसलिए आ गया यहाँ पे t का पावर -2, और ये हो जाएगी उसकी डायमेंशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, वो हमको दिख गया और हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आपने। अब इसके आगे हम देखते हैं। अभी हमको पता है कि जो हमने जब मैथमेटिकल मेथड पढ़ा है 11th क्लास में, तो हमने देखा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होता है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को, जो वेक्टर क्वांटिटी है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ में उसके डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो अब उसका मैग्नीट्यूड कैसा है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन अभी हमको पता करना है कि उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं ऊपर, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, direction of angular displacement, velocity and acceleration. Direction of angular displacement, velocity and acceleration. और इन तीनों की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमको पता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी कुछ तो बीच एक डायरेक्शन। तो अब इसका मतलब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ तो बीच डायरेक्शन होगी, एंगुलर वेलोसिटी की भी कुछ तो बीच डायरेक्शन होगी, और एंगुलर एक्सेलरेशन की भी कुछ तो बीच डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन किधर साइड होती है, जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो वहां पे उसकी डायरेक्शन कहाँ पे पाई जाती है, वो अभी हमको देखना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर जिसको नाम दे दिया O और इसकी रेडियस R। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बता दी, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनकी जो डायरेक्शन बताने वाला रूल है, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। इस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। और ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, सबसे पहले एक इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर करो और उसको अपने राइट हैंड से पकड़ लो, और जिस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी ये चारों उंगलियां मोड़ दो। जो उंगलियां आपके पास, सभी के पास है ये, तो जिस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उस डायरेक्शन में उंगलियां मोड़ दो और इस अंगूठे को ऐसा खींच दो, और खींचने के बाद मुंह में नहीं डालना है, अभी बड़े हो गए हो आप, बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे चारों उंगलियां मोड़ दो और इस अंगूठे को खींच दो। तो फिर इस अंगूठे को खींचने के बाद ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो चारों उंगलियां मुड़ गई ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। और अगर ये चारों उंगलियां डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अगर पार्टिकल रिप्रेजेंट करती है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, और ये जो अंगूठा जो ऊपर की तरफ खींचा हुआ है वो अंगूठा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इन तीनों की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी अगर कोई हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, अभी इमेजिन करो कि एक सर्कल बना हुआ है, इस तरीके से इमेजिन करना है। ठीक है,
इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है और उसके बीच से सेंटर से हमने एक एक्सिस पास किया है, ठीक है। जिस एक्सिस, वो एक एक्सिस फिक्स है और उसके चारों ओर जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करने वाला है। तो उसी एक्सिस को हमने एक हाथ से पकड़ लिया और उसको हाथ से पकड़ने के बाद उंगलियां मोड़ दिया और ये अंगूठे को इस तरीके से खींच लिया ऊपर की डायरेक्शन की तरफ। तो ये जो चारों उंगलियां मुड़ गई, ये वो रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब अगर यहाँ पे पार्टिकल है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, अगर इस तरीके से वो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस तरीके से अगर वो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये जो चारों उंगलियां हमने मोड़ दी, ये वही रिप्रेजेंट करेंगी कि उस डायरेक्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और अगर ऐसा होता है कि ये चारों उंगलियां जो मुड़ी हुई है, ये चारों उंगलियां अगर पार्टिकल की डायरेक्शन बताती है कि वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उस समय जो खींचा हुआ अंगूठा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोलो, या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बोलो, ठीक है। तो अभी जो मैंने इमेजिन करने बताया वो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो हमारी डायग्राम है वो जो मैंने बताया अभी इमेजिन करने के लिए 3 डायमेंशनल और ये बोर्ड कैसा है 2 डायमेंशनल, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो राइट हैंड थंब रूल हमारा यही बताता है कि एक इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर करो और उस इमेजिनरी एक्सिस को राइट हैंड से पकड़ लो और राइट हैंड से पकड़ने के बाद उसको चारों उंगलियां मोड़ दो और अंगूठे को खींच लो। और जब अगर ये चारों उंगलियां जो मुड़ी हुई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अगर ये चारों उंगलियां मुड़ी हुई, चारों उंगलियां अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करती है, तो ये खींचा हुआ अंगूठा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ motion, direction of angular displacement, angular velocity and angular acceleration। आप ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अभी हमको समझ में आ गया कि अगर इस तरीके से ये अगर एक सर्कल हमारा बना हुआ है और यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया और ये चारों उंगलियां मोड़ने के बाद अंगूठे को इस तरीके से खींच दिया, तो ये चारों उंगलियां क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, और अंगूठा हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये प्लेन में सर्कल बना हुआ है, हाथ मेरा इस तरीके से, इमेजिनरी एक्सिस भी इस तरीके से, तो इस डायरेक्शन को हम देख के बोल सकते हैं कि इस प्लेन के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर। इस प्लेन के ऊपर ये जो सर्कल बना हुआ था, ये सर्कल दिख रहा है, आप इमेजिन करो ये सर्कल और उसके ऊपर ये हाथ रख दिया, चारों उंगलियों को मोड़ दिया, चारों उंगलियां क्या रिप्रेजेंट करेंगी कि इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। और ये डायरेक्शन होगी थीटा की, ओमेगा की एंड अल्फा की। तो अभी ऐसा बीच से नहीं जा रहा है, ये जो सर्कल है वो इस तरीके से ऐसा बना हुआ है और वो जो डायरेक्शन है इसके ऊपर कैसे, ऐसी परपेंडिकुलर। तो अभी हमको पता है कि अगर ये प्लेन है और इसके ऊपर हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहे हैं और उसको एक इमेजिनरी एक्सिस को पकड़ के उंगलियों को मोड़ दिया और अंगूठे को खींच लिया, तो ये चारों उंगलियां क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। और अगर ये चारों उंगलियां डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट करती है, तो ये 100% होगा कि ये जो खींचा हुआ अंगूठा है, स्ट्रेच थंब, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर ये डायरेक्शन तो हमको पता चल गया कि डायरेक्शन बताने वाला कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। तो अब अभी एक्चुअली देखते हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसी है। तो ये जो हमारा प्लेन बना हुआ है, जिस प्लेन में सर्कल है, ये एक हमारा प्लेन है और इस प्लेन में हमने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के ऊपर हाथ रख दिए कि डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन किधर साइड है वो जानने के लिए इस चारों उंगलियों को मोड़ दिया। जो चारों उंगलियां हमको रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल और ये अंगूठा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको इस तरीके से मोड़ने के बाद अगर आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो तो इस प्लेन में जो सर्कल बना है उस प्लेन के ऊपर जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा रही है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन तीनों की डायरेक्शन उस प्लेन के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर। उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर तो है ही, तो वो प्लेन के ऊपर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर। और अगर वही डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, इसके ऊपर भी ये परपेंडिकुलर दिख रही है, इसका मतलब इस बोर्ड के ऊपर भी क्या है, वो परपेंडिकुलर। इस बोर्ड के ऊपर भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो नहीं लिखना, हमको बस ये ध्यान रखना है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो डायरेक्शन होती है तीनों की, प्लेन के ऊपर कैसे होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अभी बताना था कि उसकी डायरेक्शन कैसी होती है।
तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे इसका, जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन लिखने के बाद एक स्टेप वहां पे बढ़ा दीजिएगा और पॉइंट लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी, हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, ये डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के ऊपर, तो इज परपेंडिकुलर टू द, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्शन, ये हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और वो भी बिल्कुल उसी तरीके से, वो भी प्लेन के ऊपर कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां पे लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर velocity, the direction of angular velocity is perpendicular to the plane, is perpendicular to the plane। ठीक है, फिर बिल्कुल उसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, direction of angular acceleration is perpendicular to the plane, प्लेन के ऊपर वो तीनों की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर। तो अभी राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हमने देख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है। तो उसके हिसाब से हमको पता चला कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। बिल्कुल उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। और उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन की भी जो डायरेक्शन होती है वो भी उस प्लेन के ऊपर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर साथ में जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन साथ में इसकी थोड़ी सी डायग्राम भी बना सकते हैं हम लोग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर डायग्राम देखें तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा सर्कल, ये रेडियस, ये सेंटर O, पॉइंट है A, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट B और इसकी डायरेक्शन होगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी थीटा बार। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा एंगल थीटा। बिल्कुल उसी तरीके से ओमेगा बार के लिए डायरेक्शन, उसकी डायग्राम इस तरीके से, ये सेंटर O, ये बन जाएगी उसकी रेडियस, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये हो जाएगी उसकी ओमेगा डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेलरेशन के लिए भी ये सर्कल, ये सेंटर O, ये बन जाएगी रेडियस, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट और ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन यानी अल्फा बार। तो तीनों डायरेक्शन, जैसे आपको सबसे पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा तो उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन, और फिर उसके बाद डायरेक्शन के बाद ये डायरेक्शन लिखना है, उसकी डायग्राम बनाना है। बिल्कुल सेम तरीके से वेलोसिटी के लिए भी और एक्सेलरेशन के लिए भी। तो आज हमने क्या देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ में इनके साथ इनकी डायरेक्शन कैसी होती है। और आज का हमारा जो थर्ड इंट्रोडक्शन टॉपिक था आज यही पे कंप्लीट होता है, और अगले टॉपिक में हम कुछ दूसरा नया पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन को लेके। ठीक है।